हाँ, नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम ये मंच हमारा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाते हैं हम नेट NTA UGC नेट GRF की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हम दोनों की तैयारी करवाते हैं साथियों यहाँ पर। ठीक है, तो उसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री है। हिस्ट्री का तो मैं खुद ही एजुकेटर हूँ, सब जानते होंगे। ठीक है, 8 बजे से हमारा सेशन स्टार्ट होता है, सुबह पर डे की क्लासेज होती है। ठीक है, 9 बजे हमारा GK की क्लास होती है, 11 बजे फर्स्ट पेपर के लिए क्लास होती थी गोस्वामी सर की, अभी कुछ कारणवश से नहीं हो पा रही है। 12 बजे हिंदी सब्जेक्ट की क्लास होती है जो कि ज्योति मैम लेती हैं। 1 बजे अपने खुद की क्लास होती है हिस्ट्री, जिसका कि मैं खुद लेता हूँ, हिस्ट्री का एजुकेटर हूँ मैं। ठीक है, 2 बजे मुदासिर आमीन सर लेते हैं फर्स्ट पेपर की क्लास, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं उनको। 3 बजे अपनी कॉमर्स की क्लास होती है जो कि साक्षी मैम लेती हैं। फिर शाम को 6 बजे निधु चौधरी मैडम की क्लास होती है संस्कृत सब्जेक्ट की। ठीक है, रात 8 बजे कंप्यूटर साइंस और रात 9 बजे दिव्या मैडम लेती हैं फर्स्ट पेपर की क्लास। तो ये पूरा हमारा दिन का शेड्यूल होता है। तो साथियों, ना केवल NTA UGC नेट GRF के लिए, बल्कि आप TGT, PGT, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, DSSB, KVS, इन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से खास तौर से उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ना केवल यूट्यूब के माध्यम से, बल्कि आप विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों का लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक दूसरा, हमें आप फिलर फोरम की वेबसाइट के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं और फिलर फोरम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जा करके, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिस्टम के बारे में। अभी हम अपनी क्लास में चलते हैं साथियों। ठीक है, तो क्लास में सभी पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमारा चोल साम्राज्य चल रहा है, चोल राजवंश चल रहा है, जिसमें कि हम काफ़ी सारे राजाओं को कवर कर चुके हैं। तो कुलोतुंग टू और राजराज फर्स्ट ये हम कर चुके हैं कंप्लीट। तो और अब हम उसके राजराज फर्स्ट के बाद में जो राजा हुए हैं, उसके जो उत्तराधिकारी हुए थे चोल साम्राज्य में, उनके ऊपर 1 बाय 1 करके डिस्कशन करते हैं। ठीक है साथियों, तो राजराज वन के बाद में साथियों राजेंद्र फर्स्ट राजा बना। राजेंद्र फर्स्ट जो कि प्रतापी राजा था, काफ़ी बड़ा राजा था चोला डायनेस्टी का, चोल राजवंश का, जिसका कि पॉलिटिकल टाइम पीरियड 1014 से 44 तक के बीच में था, यानी कि लगभग 30 ईयर्स इसने शासन किया था। इसके बारे में क्या कि इसने सिंघल को विजित किया था साथियों। सिंघल बोले तो आधुनिक श्रीलंका, उसको जीत लिया था इसने। और क्या किया इसने चोलगंगा तालाब खुदवाया साथियों, 40 किलोमीटर लंबा एक तालाब बनवाया, निर्माण कार्य शुरू करवाया, 40 किलोमीटर लंबा एक तालाब खुदवाया और उसमें से नहरें निकलवाई। फिर नहरें निकलवाई उसमें से। तो ये इसके बारे में शुरुआत करवाई थी इसने, हालांकि पूरा नहीं कर पाया था, ये पहले ही इसकी डेथ हो गई थी, लेकिन इसने शुरुआत कर दी थी। चोलगंगा नाम का एक तालाब, ठीक है, और उसमें से फिर नहरें निकलवाई। और क्या किया इसने साथियों, एक दूत मंडल चीन भेजा इसने। गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, क्लियर है ना। तो एक दूत मंडल कहाँ भेजा, चीन। कब भेजा इसने, 1033 में है, 1033 में इसके टाइम पीरियड में इसने एक अपन राजदूत मंडल चीन में भेजा। जैसे कि आज भी हमारे राजदूत जाते हैं, फॉरेन एम्बेसडर्स जाते हैं, IFS ऑफिसर जो होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जो काम करते हैं, वो एम्बेसडर के तौर पे उनकी अलग अलग देशों में ड्यूटी लगाई जाती है, तो वो वहाँ का सिस्टम को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उत्तराधिकारी इसका राजाधिराज फर्स्ट, इसका पॉलिटिकल टाइम पीरियड 1044 से लेकर के 52 तक का था। इसने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ करवाया इसने। ठीक है, इसमें अश्वमेध यज्ञ करवाया एक, और इसकी मृत्यु जो था तो कोप्पम के युद्ध में हो गई थी। कब हुई थी इसकी मृत्यु, कोप्पम के युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुआ था। इसके बाद फिर राजेंद्र 2 आ गया। राजेंद्र 2 का टाइम पीरियड वही 1052 से लेकर के 64 के बीच में। इसके टाइम पीरियड में अकाल पड़ा था। क्या होता है, इसके टाइम पीरियड में अकाल पड़ा था, तो काफ़ी परेशानी हो गई थी इसको सिस्टम को मैनेज करने में। फिर आते हैं वीर राजेंद्र 1064 से लेकर के 70 के बीच में। इसने साथियों भूमि दान दी थी, भूमि का बहुत ज़्यादा दान दिया था। लगभग बताते हैं कि 40,000 वैदिक ब्राह्मणों को जमीन दान में दे दी थी इसने। तो इसका मतलब उदार राजा रहा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, 40,000 वैदिक ब्राह्मणों को जमीन दान में दी थी इसने, इसके बारे में एक खास फैक्ट है। फिर इसके बाद आता है कुलोतुंग फर्स्ट, जो कि 1070 से 1120 के बीच में, यानी कि लगभग 50 साल इसने शासन किया था। और इसके साथ भूमि की पैमाइश करवाई फिर दोबारा, जैसे राजेंद्र फर्स्ट ने करवाई थी ना, इसी प्रकार से इसने भी दोबारा भूमि की पैमाइश करवाई। अपने राज्य की जितनी ज़मीनें थी उनकी सबकी पैमाइश करो और करों का निर्धारण किया पुनः।
ठीक है, पैमाइश करवा करके उनके ऊपर करारोपण दोबारा से किया, सिस्टम को मैनेज किया इसने, किसने? कुलोतुंग फर्स्ट ने। और क्या किया इसने? इसने 72 लोगों का व्यापारिक दूत मंडल चीन भेजा था साथियों, 72 सदस्यों वाला। 72 ये 72 व्यापारिक दूत नहीं है, ये 72 एक मंडल था, एक क्या बोलते हैं ग्रुप था, ठीक है। 72 लोग जिसके अंदर थे, दूत मंडल में कितने लोग थे? 72 लोगों का व्यापारिक दूत मंडल। बोले तो आधुनिक संदर्भ में हम देखें तो बिजनेस डेलीगेशन, बिजनेस करने के लिए डेलीगेट जाते हैं, डेलीगेशन के लिए जाते हैं, तो वो इसने भेजा उस टाइम पे। कब भेजा इसने? चाइना में भेजा था 1077 में, 1077 में इसने 72 सदस्यों वाला व्यापारिक दूत मंडल चीन भेजा था। ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन, आप अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक है। और क्या क्या? 6 लाख मुद्राओं का दान दिया। कहाँ पर? चाइना में। नहीं, इसने 6 लाख मुद्राओं का, स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया चाइना के अंदर पगोड़ा बनाने के लिए, यानी कि बुद्ध धर्म के लिए एक मंदिर बनाने के लिए इसने 6 लाख मुद्राओं का दान दिया। जैसे कि अब ये गलत बात है या सही बात है? अरे बताओ। अरे अपने यहाँ के लोगों को दे ले यार, यहाँ के लोगों को कम से कम थोड़ा सा वो बेचारे खुश हो जाएंगे, उनको थोड़ी समृद्धि मिलेगी। नहीं, अपना कॉलर खड़ी करनी इन्होंने और वहाँ जाकर के दान देना, वो किस काम आया हमारे? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी ऐसी होती है इस वजह से इनको करना पड़ा। जैसे कि अभी कुछ साल पहले हमारे मोदी जी गए पीएम बनने के बाद, इससे पहले टेन्योर में, अभी सरकार में नहीं, इससे पहले 2014 के बाद में जब गए थे तो 2015, 16 या 17 की बात है, तो वो गए थे कहाँ पर? कजाकिस्तान के लोगों को 14,000 करोड़, पता नहीं 85,000 करोड़ रुपए कुछ ऐसा कुछ अमाउंट था, वो वहाँ के लोगों को उन्होंने वो दिया, डोनेट किया एक प्रकार से फंड के तौर पे। अब यार वो हमारे क्या काम आया बताओ? कोई मतलब हुआ? इतना अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट आप यार विदेशों को दे रहे हो, अपने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लगा दो, यहाँ के लोगों को रोजगार दे दो, यहाँ के लोगों को स्कीम चला दो उनके लिए, ताकि उनके रोजगार तो साधन तो मुहैया कराओ कम से कम, ताकि लोग भूखे ना मरे, बेरोजगारी हमारी खत्म हो। आप जा रहे हो बाहर देने के लिए, बाहर दूसरे देश में देने के लिए, क्या काम आया वो हमारे? किसी काम नहीं आया, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी बना रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्हें करना पड़ता है। जो पीएम आता है वही ले जाओ, तुम भी बांट दो, पब्लिक के अंदर फ्री में बांटे जा रहे हैं। देख रहे ना दिल्ली के अंदर क्या हाल हो रखा है, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री, और पंजाब में फ्री करने जा रहे हैं सब कुछ, बेहाल कर दिया देश का। खैर 6 लाख मुद्राओं को दान किया चीन में जाकर के इसने, किसने? कुलोतुंग फर्स्ट ने, ठीक है। इसके बाद आते हैं छोटे छोटे राजा और होते हैं फिर, विक्रमचोल, कुलोतुंग 2, राजराज 2, इसके बाद 1 2 3 राजराज 2 हो गया, राजहदिराज 2, कुलोतुंग 3 और राजराज 3। ये जो है 6 राजा एक के बाद एक लगातार हुए हैं साथ ही, छोटे छोटे राजा थे, ज़्यादा समय टाइम पीरियड नहीं था इनका, ठीक है। तो लेकिन मेन जो हुआ था, अंतिम जो राजा था वो था राजेंद्र 3, चोला डायनेस्टी का, चोल साम्राज्य का अंतिम जो प्रमुख राजा था वो था राजेंद्र 3। राजेंद्र 3 ने जो को हरा दिया था साथियों पांड्य शासक कुलशेखर पांड्य ने, ठीक है। तो ये कुलशेखर पांड्य से हार गया था कौन? राजेंद्र 3। कब? 1279 में, 1279 में कुलशेखर 2 जो कि पांड्य साम्राज्य का शासक था, उसने हरा दिया था राजेंद्र 3 को, जो कि चोल शासक था, ठीक है। और चोलों के साम्राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया था बाद में पांड्यों ने कब्जा कर लिया था चोलों के ऊपर, और फिर उसी के साथ साथ होयसल और काकतीय वंशियों ने भी साम्राज्य को बांट लिया था। किसके साम्राज्य को? चोला डायनेस्टी को, चोल साम्राज्य को। काफ़ी बड़ा राज्य था इनका, तो संभाल नहीं पाए, उत्तराधिकार निर्बल हो गए, तो फिर दूसरे राजाओं ने हमला करके कब्जा लिया, ठीक है। अभी तो ये इधर का मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। अभी हम थोड़ा उस तरफ का देख लेते हैं। और तो 1 मिनट यार, ये लाइट गड़बड़ कर रही है। ठीक है, तो ये था। अभी इसके ऊपर किसने कब्जा कर लिया? पांड्यों ने। किस पे? चोल राजवंश के ऊपर, चोलों के ऊपर पांड्यों ने कब्जा कर लिया, और साथ साथ होयसल और काकतीय भी ने भी इनको कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो ये डिवाइड हो गया था चोल साम्राज्य। अब हम चोलों का प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। चोला प्रशासन, ठीक है। चोला प्रशासन साथियों सभी को पता होगा, साम्राज्य होता है, बड़ा साम्राज्य होता है जिसका कि मालिक होता है सम्राट, और सम्राट के बाद उसके उत्तराधिकारी होते हैं युवराज, जिनको कि प्रांतों में गवर्नर के तौर पर लगाया जाता है, ठीक है। ये साम्राज्य बटा मंडल में, मंडल या मंडलम बोल देते हैं, ठीक है। मंडलम यहाँ पे आपको मिलेगा साथियों। देखिए क्या होता है कि मंडल जो थे ना, मंडलों को प्रांत बोला गया है, आधुनिक प्रांत है, स्टेट जिसको कि हम बोलते हैं एट प्रेजेंट टाइम में। इंडिया
साम्राज्य होगा इंडिया हमारा, जिसका कि मालिक हो गया, वैसे तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी होता है प्रेसिडेंट, जो कि विधायी शक्तियां प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन चूंकि कार्यकारी शक्तियां पीएम के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, इसलिए सर्वे सर्वा कर्ता धर्ता जो होता है वो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि मोदी जी हैं। और वैसे मालिक जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लेकिन कार्यकारी कार्यकर्ता जो होता है ना, मेन कर्ता धर्ता जो होता है वो पीएम देखता है हमारी डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग। अगर ऐसे ही डेमोक्रेसी में अगर आप देखोगे, लोकतंत्र में देखोगे, तो और भी देश है, जैसे कि अमेरिका में लोकतंत्र है, ठीक है, लेकिन वहाँ का सर्वे सर्वा प्रेसिडेंट होता है, वहाँ का सर्वे सर्वा करता धरता कौन होता है, प्रेसिडेंट। जैसे कि अभी जो बाइडेन साहब हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, तो वो सब कुछ वो खुद मैनेज करते हैं। हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, लेकिन वो विधायी शक्तियाँ उनके पास है, लेकिन वो कार्यकारी शक्तियाँ नहीं है। कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास, हमारे लोकतंत्र में पीएम के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, यानी कि मोदी जी जो है वो करता धरता हैं हमारे देश के, हैं स्टेट ऑफ द हेड हैं वो हमारे एक प्रकार से। तो यही साम्राज्य, साम्राज्य का मालिक सम्राट, साम्राज्य बटा फिर मंडलम में, मंडलम उस समय के थे 9, चोल साम्राज्य में कहीं कहीं आपको 6 भी मिल सकता है, तो 9 मंडल थे, ठीक है। देश, देश को बांटा प्रांतों में, प्रांत बोले तो मंडलम, मंडलम आगे जाकर बढ़ जाते हैं कोट्टम में। कोट्टम या वलनाडु एक प्रकार की कमिश्नरियाँ होती हैं साथियों, हैं स्टेट से छोटी और जिले से बड़ी कमिश्नरियों के तौर पे। तो जैसे कि यूपी के अंदर 4 जोन में योगी जी ने यूपी को 4 जोन में बांट करके उसमें कमिश्नरियों का बड़ा हिसाब किताब किया था, लेकिन वो मामला ढीला पड़ गया। फिर अब तो सर आ रहा कि सबको पता होगा, दोबारा योगी जी पावर में आ गए हैं उनकी पार्टी जीत गई है, तो वो दोबारा से मैनेज करेंगे इस चीज़ को, देखते हैं क्या होता है। तो कोट्टम या वलनाडु बोल देते थे इसको, किसको, मंडल से छोटा और जिले से बड़ा, ठीक है, कोट्टम या वलनाडु। इससे ये बटा होता था नाडु में, नाडु या जिला, आधुनिक डिस्ट्रिक्ट, हाँ डिस्ट्रिक्ट बोले तो, ठीक है। इसके 2 चीज़ें थी, ये ध्यान देने योग्य साथी बातें, क्या कि सभा, जिसको बोलते थे नाटार, नाडु को चलाने के लिए एक सभा होती थी, समिति होती थी, जिसको बोलते थे नाटार, ठीक है। और इसको चलाने के लिए यहाँ टैक्स कलेक्शन करने के लिए एक टैक्स लगाया जाता था लोगों के ऊपर, जिसको बोलते थे नाडु विनियोगम। क्या बोलते थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जरा आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। सभा होती थी नाटार, और कर जो लगाया जाता था वो होता, उसको बोलते थे नाडु विनियोगम। तो ये था किसका, जिले के बारे में, ये नाडु बोल देते जिसको। नाडु को बांटा गया कुर्रम में, कुर्रम यानी कि एक प्रकार की आधुनिक तहसील लगा सकते हैं आप, कहीं कहीं शहरों में तनयूर बोल दिया गया उसको, तो कुर्रम या तनयूर, या लेकिन मेन शुद्ध शब्द ये कुर्रम आएगा। तनयूर का कुछ जगहों पर उल्लेख मिलता है, लेकिन मेन जो कुर्रम आएगा। तो नाडु को बांटा गया कुर्रम में, कुर्रम को बांटा गया ग्राम में। गांव सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी साम्राज्य की, हमेशा याद रखिए। देहात में गांव, और शहरों में अगर देखा जाए तो आधुनिक रूप में वार्ड होते हैं, WARD वार्ड। जैसे कि हमारे यहाँ पर 35 वार्ड्स हैं, उनका एक पार्षद होता है, काउंसलर होता है, और काउंसलर के ऊपर एक मेयर होता है। महानगरों में मेयर होता है। वैसे नॉर्मल जो नगर परिषद या नगर पालिकाएँ होती हैं, उनके अंदर वार्डों के ऊपर वो जो बना करके अपना अपना अलग अलग हिसाब से वो चलता है, प्रशासन चलता है मतलब, ठीक है। वैसे जिले का मालिक DMO होता है, कमिश्नर भी बोल देते हैं, DM होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि IAS ऑफिसर होता है, वो मैनेज करता है सारा, ठीक है। उसी वो सहायक और हाँ, ये तो होता है प्रशासनिक पावर का मालिक DM जो होता है, ठीक है। और पॉलिटिकल पावर का मालिक कौन होता है जिलों के अंदर, विधायक बोले तो MLA, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, जो कि जिले क्या बोलते हैं राज्य है, राज्य के अंदर जितने भी विधानसभाएं होती हैं, विधानसभा सीटें होती है, विधानसभा क्षेत्र होता है, उसमें एक MLA होता है। जैसे कि हमारे हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटें हैं, तो हर विधानसभा सीट के ऊपर एक MLA होता है, एक MLA, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली। आपको पता होना चाहिए साथियों अपने करंट का शासन प्रशासन के बारे में, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ पे लगभग 403, हाँ 403 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 25 करोड़ पॉपुलेशन है। सोच के देखिए मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। हमारे हरियाणा के अंदर सिर्फ 2.5 करोड़ लगभग पॉपुलेशन है, उस 2.5 करोड़ का 10 गुना यूपी के अंदर है, 25 करोड़। योगी महाराज को कितना तकलीफ परेशानी होती होगी मैनेज करने में लोगों को, फिर भी कर रहा है, वो बढ़िया कर रहा है वो काम। खैर अच्छा, ये हो गया नाडु। हाँ दोबारा बताता हूँ एक बार, साम्राज्य होता है, साम्राज्य बटे होता है मंडलम में, मंडलम बटे होते हैं कोट्टम में, कोट्टम बटे होते हैं नाडु में, नाडु के बाद कुर्रम, जिसको कि तहसील बोल सकते हैं आप आधुनिक रूप से, ठीक है। और कुर्रम बटे होते थे ग्राम में, ग्राम सबसे छोटी इकाई मानी गई है प्रशासन की। नाडु के अंदर चलाने के लिए एक सभा होती है, जिसको कि नाटार बोला गया है, और इसको नाडु के ऊपर
नाडु के सिस्टम को चलाने के लिए कर लगाया जाता था, एक टैक्स लगाया जाता था, उसको बोलते थे नाडु विनियोगम। ठीक है, एक नगरम समितियां, आप समितियां देख लेते हैं। नगर को चलाने के लिए जो होती समिति होती है उसको सर नगरम बोला जाता था। नगर को चलाने के लिए जो समिति होती थी उसको क्या बोला जाता था? नगरम, यानी कि नगर समिति एक प्रकार से। ये नगरों तक सीमित होती थी। ठीक है, उसके बाद दूसरी उर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बार बार पूछा गया सवाल है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, उर किसे कहा गया है? तो नाडु के अंदर सामान्य लोगों की संस्था होती थी, ये प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था होती थी, जिसे कि उर कहा गया है, जिसे कि उर कहते थे, सामान्य लोगों की संस्था उर। ठीक है, और सभा, उर या सभा, ये है सभा जो होती थी वो होती थी विशिष्ट लोगों की संख्या। जैसे कि वैदिक काल में हमारी सभा और समिति होती थी। ठीक है, सभा और समिति, एक सामान्य लोगों की संस्था और एक विशिष्ट लोगों की संस्था। इसी प्रकार से सेम यहाँ पर दो चीजें हैं, सभा और उर। ठीक है, तो सभा के सदस्यों के को चूज करने के लिए कुछ नियम बने होते थे। ठीक है, वो एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा, लंबा है काफ़ी, मैं उसका टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना उसका डिटेल। ठीक है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए उस बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अग्रहार और ब्रह्मदेव। अग्रहार क्या होते साथियों? अग्रहार होते थे जो राजा होते थे, राजा भूमि दान देते थे ब्राह्मणों को। ठीक है, कर मुक्त राजस्व, कर मुक्त भूमि को जान देते, उन्हें अग्रहार कहा गया है। और इसी प्रकार से ब्रह्मदेव वे गांव होते थे या वे जमीन होती थी जो मंदिरों को या ब्राह्मणों को दान दी जाती थी, ओनली मंदिरों को दान दी जाती थी जो जमीन या गांव या उनकी राजस्व। जैसे कि मान लीजिए किसी राजेंद्र प्रथम ने 5 गांव दान दे दिए एक मंदिर को। ठीक है, एक मंदिर को 5 गांव दान दे दिए, तो वहां से जो टैक्स कलेक्शन आएगा, वहां का जो राजस्व आएगा वो मंदिर के खाते में जाएगा साथियों, उसके ऊपर राज्य का कोई अधिकार नहीं होता। ना ही उस 5 गांवों के अंदर सैनिक प्रवेश कर सकते हैं, सैनिकों को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता उन गांवों के अंदर, जो कि ब्रह्मदेव गांव जो दान में दे दिए जाते हैं। ठीक है, ना उन जो जमीन का मालिक जो है, जमीन का जो राजस्व आता है वहाँ से, उसका मालिक होता है वो मंदिर, या जिस बंदे को, जिस ब्राह्मण को या जिस भी संस्था को दान दी जाती है वो जमीन, वो उसको भोगता है। ठीक है, तो ये उनका सिस्टम था मैनेज करने के लिए, चीज़ों को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए। क्लियर? अब सेना के बारे में बात कर लेते हो, तो इनकी सेना काफ़ी विशाल थी साथियों। सबसे ज़्यादा सेना चेर, चोर और पांड्य मानी गई है, और इनके टाइम में इनकी नौसेना बहुत ज़्यादा फेमस थी। किनकी? चोलों की। चोलों को बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इनके शिप बहुत ज़्यादा चलते थे। वो शिप बोले तो वारशिप, बिजनेस करने के लिए भी है, बिजनेस करने के लिए भी आदान प्रदान होता था। और वहाँ पर इनकी नेवी होती थी, नेवी, आधुनिक संदर्भ में नेवी बोल देते हैं, जल सेना। ठीक है, इनकी सेना में 70 रेजिमेंट मानी गई साथियों। हाँ, 11वीं-12वीं शताब्दी के जो अभिलेखों के आधार पर इनकी जो सेना के अंदर जो रेजिमेंट थी, टुकड़ियाँ थी, वो कितनी थी? 70। जैसे कि आज भी हमारे सेना में आर्मी के अंदर टुकड़ियाँ हैं, गोरखा बटालियन, राजपूताना राइफल्स हैं, असम राइफल्स, इस तरह से जो बटालियंस है, BSF है, इस तरह से बहुत सारी बटालियंस थी। तो वहाँ पर कितनी होती थी? 70 रेजिमेंट बोलते हैं उनको। 60,000 हाथी होते थे इनके। क्या बोलते हैं, इनकी सेना में उल्लेख करता है चाओजुकुआ। ये कौन चाओजुकुआ है साथियों? ये एक फॉरेन ट्रेवलर्स था, एक चीनी यात्री था, जो कि चोलों के टाइम पीरियड में आया था। इसने अपने राइटिंग्स में लिखा कि चोलों के पास 60,000 से ज़्यादा हाथी थे उनकी सेना में। किनकी सेना में? चोलों की सेना में। रथ भी होते थे, लेकिन रथ कम होते थे। क्यों? क्योंकि रथ को साथियों मैनेज करने में ज़्यादा टाइम लगता है, खर्चा भी ज़्यादा आता है रथों को। ठीक है, तो घुड़सवार होते थे, पैदल सैनिक होते थे, और होते थे हाथी। क्लियर? ये था चाओजुकुआ, उसको उल्लेख करते हो, जो कि चोलों के टाइम पीरियड में आया था। चाओजुकुआ एक विदेशी चाइनीज यात्री था, चाइनीज ट्रेवलर्स था, जो वो उल्लेख करता 60,000 हाथियों का इनकी सेना में। किनकी सेना में? चोलों की सेना में। धर्म इनका शैव था। सभी जो हैं, ये क्या बोलते हैं, चोल शासक थे, वो जो शिव को मानने वाले थे। इसी के कारणवश इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया साथियों, बहुत बड़ा है। तो बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर भी बोल देते हैं, क्योंकि राज प्रथम ने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, जो कि आधुनिक तंजौर कर्नाटका में है। बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, जहाँ पर वो मूर्ति है शिव जी की, शिव को समर्पित है वो मंदिर। शिव के बहुत मंदिर अगर आप देखोगे तो मिल जाएगा, बहुत अच्छा मंदिर बताते हैं। तो ये था आज का हमारा ये टॉपिक, चोल राजवंश। आज हमने खत्म कर दिया इसको। इसकी थोड़ी सी डिटेल और बची हुई है, वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँ, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है,
एक इसमें इंपॉर्टेंट आएगा काकतीय वंश की एक रानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट रानी थी, उसके ऊपर साथ ही फिल्म भी बनी है, उसका नाम था रुद्रम्बा देवी। 13वीं सेंचुरी में जो हुई थी, चोलों के बाद में काकतीय राजवंश की प्रमुख रानी थी जिसका नाम था रुद्रम्बा देवी। उसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए, मैं नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पर। क्या नाम था? तेरहवीं शताब्दी में हुई थी रुद्रम्मा देवी, या रुद्रम्बा देवी बोल देते हैं, रुद्रम्मा देवी या रुद्रम्बा देवी। 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश में बहुत बड़ी रानी हुई थी जिसका नाम था रुद्रम्बा देवी, जो कि बहुत बहादुर थी। ठीक है, बस इसमें काकतीय राजवंशों में यही मेन फैक्ट है जो मैंने आपको बता दी, इसलिए मैंने लिखा नहीं ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी डिटेल है वो मैं पोस्ट कर दूँगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का हमारी क्लास खत्म होती है साथियों। ठीक है, कल हम एक नए टॉपिक से, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री लगभग खत्म हो गया है, कल से हम हो सकता है आपको मीडिएवल ही पढ़ाएं, क्योंकि टाइम भी इसमें 2-2.5 महीने करीब लग गए हैं यार। मैं 1 महीने का टारगेट लेके चला था, लेकिन करीब 2.5 महीने लग गए हैं इसमें, एंशिएंट में ही। ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम थोड़ा शॉर्ट में फास्ट चलेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो रहेगा वो रहेगा मीडिएवल हिस्ट्री। ठीक है, तो मीडिएवल हिस्ट्री की हम शुरुआत करेंगे, जब तक आप उसको टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा उनके बारे में। ठीक है, तो चोल हमारा साम्राज्य कंप्लीट हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। एंशिएंट हिस्ट्री में कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स के माध्यम से या टेलीग्राम पे, या फिर हर संडे को हमारी मीटिंग जो होती है उसमें पूछ सकते हैं। अभी लास्ट में जो मीटिंग हुई थी बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, सबको पता है। ठीक है, 15-20 स्टूडेंट्स उसने आए थे, सबने अपनी क्वारी रखी, सबने अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। करीब घंटे भर हमारा वो मामला चला, बहुत अच्छा मीटिंग, अच्छी मीटिंग हुई। तो आप सब लोग आया करो यार मीटिंग के अंदर, अटेंड किया करो, क्या दिक्कत है। कोई क्वारी हो, क्वेश्चन हो, वहाँ पूछा करो, सोल्यूशन देता हूँ मैं हर चीज़ का आप लोगों का। तो इसको इन सेशन को यहीं खत्म करते हैं साथियों, जब तक आप अपने स्टडी में लगे रहिए। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर जरूर करा करो साथियों, कमेंट्स जरूर किया करो, लाइक शेयर जरूर किया करो, मुझे पता लगता रहता है कौन बंदा क्या चल रहा है, किसका क्या चल रहा है। ठीक है, तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच।